अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ अनाई के आदमखोर वहशी की किस्त नंबर 1। ये एक हैबतनाक और लर्ज़ाखेज़ दास्तान सुमात्रा के जंगलात से ताल्लुक़ रखती है। वाक़या इस कदर पुरअसरार और बेइज़्ज़त फहम है कि साइंस के इस अजीम शान दौर में मुश्किल ही इन पर यकीन आएगा। लेकिन मुझे एक रोज़ मरना है और मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि इस दास्तान का एक एक हरफ सही है। दुनिया के मुतमद्दन और बारौनक शहरों में रहने वाले लोग जंगल की जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। जंगल की जिंदगी के तस्वुर से भी नाआशना है। इन्हें क्या मालूम कि जंगल में बसने वालों को कदम कदम पर किस तरह मौत का सामना करना पड़ता है। इनकी तहजीब, इनकी रस्में, इनके रिवाज वही हैं जो हज़ार साल से इन कौमों में राइज हैं और जिन्हें हम वहशियाना हरकतें कहकर इनका मजाक उड़ाते हैं। कई सालों तक जावा के जंगलों में घूमने के बाद मैं अपने वफादार मुलाजिम हाशिम की मईत में सुमात्रा की तरफ रवाना हुआ। न जाने क्यों मुझे अपने दिल में एक अजीब इस्तराब महसूस होने लगा, जैसे कोई कुव्वत बार बार मेरे कानों में कह रही हो कि तू वहाँ मत जा, तू वहाँ मत जा। मैं एक शिकारी हूँ जिसने जिंदगी में सदा खतरात का मुकाबला किया है और ये कहने में बैक नहीं कि मुझे अपने हल्का तारुफ में बुज़दिल नहीं समझा जाता, मगर हर इंसान की तबीयत में कुदरत ने वहम का मादा रख दिया है जिससे वो अलहदा नहीं हो सकता। इस तरह मुझे भी इस वहम ने आ घेरा है कि सुमात्रा में मौत तेरा इंतजार कर रही है और अगर गवर्नमेंट की मुलाजमत ना होती तो मैं वहाँ ना जाता। मेरी इस्तराब की वजह ये ना थी कि सुमात्रा मेरे लिए एक नई जगह थी। जी नहीं, मैं वहाँ इससे पहले कई बरस रह चुका था और वहाँ के लोगों से अच्छी तरह वाकिफ था और ये भी जानता था कि जावा के जंगलात की निस्बत सुमात्रा के जंगलात कई ज्यादा भयानक हैं। फिर क्या बात थी कि जब मुझे सुमात्रा जाने का हुक्म मिला तो न जाने खुश होने के मैं अफसुर्दा हो गया। हालांकि मेरा मुलाजिम हाशिम खुशी के मारे नाचा नाचा फिर रहा था। इस मामले के हल बहुत कोशिश के बाद भी मुझे नहीं मिल सका। हाशिम की शानदार खिदमात के सिले में मैंने इसे 2 नाली राइफल खरीद कर दे दी थी और वो इसे पाकर इतना खुश था जैसे किसी बच्चे के हाथ में नया खिलौना आ गया हो। इससे पहले इसके पास एक भारी और बहुत पुरानी राइफल थी जिसे चलाना भी कारे दर्द था। सुमात्रा पहुंचकर मुझे तलमिबनी के जिले में तैनात किया गया था। ये इलाका दलदली मैदानों और घने जंगलात से पटा पड़ा था और फिजा में हर तरफ एक बूदार रतूबत सी छाई रहती थी। मेरी अमलदारी में जो इलाका आया वो दरियाए बिलांग के किनारे वाक़या था और 20 मुरब्बे मील पर फैला हुआ था। मैं जिस रोज यहाँ पहुँचा मजदूरों की टोलियाँ मुझे देखने के लिए आई और मैंने बड़े ताज्जुब से देखा कि इनके चेहरे सूजे हुए और स्याह थे और चाल ढाल से भी वो मुज़मिल नजर आ रहे थे। मालूम हुआ कि इस इलाके में काला बुखार और मलेरिया कसरत से फैला हुआ है और यहाँ इन मजदूरों का इलाज कराने वाला भी कोई नहीं, यहाँ तक कि डॉक्टर भी मौजूद नहीं। मुसीबत ये थी कि ये लोग इस कदर जाहिल और वहशी थे कि बीमारियों से महफूज रहने के जो कवायद इन्हें बताए जाते इन पर बिल्कुल भी अमल ना करते। हालांकि वो देखते कि वबाई मराज की बदौलत रोजाना 3-4 आदमी मौत का शिकार हो रहे हैं। सूरज गुरूब होते ही दरिया की जानिब से एक स्याह बादल की शक्ल में बड़े बड़े मच्छरों की फौज अपनी खुराक की तलाश में निकलती और बदनसीब मजदूरों पर टूट पड़ती। इनके पास मच्छरों को भगाने का एक ही तरीका था और वो ये कि आग के अलाव जला दिए जाते ताकि मच्छर नजदीक ना आए। मगर जो ही इन बेचारों पर नींद का गलबा होता और आग मध्यम पड़ जाती वो हजारों की तादाद में एक आदमी से चिमट जाते और जब सुबह इनकी आंख खुलती तो इनके चेहरे और जिस्म सूजे हुए नजर आते। अगरचा मजदूरों के रहने के लिए छोटे छोटे क्वार्टर्स और झोंपड़ियां मौजूद थीं, मगर मच्छर की यलगार रोकने का कोई जरिया मौजूद नहीं था। अलबत्ता मेरे पास जाती मुलाजमों और मददगारों के लिए मच्छरदानियां थीं जिनकी बदौलत हम इन मूजी मच्छरों से महफूज रहते। अगरचा मैंने हुक्म दे रखा था कि पानी उबाल कर पिया जाए, लेकिन मजदूरों को इसकी परवाह ना थी। वो दरिया से पानी निकाल कर बेतकल्लुफी से पी लेते थे। हालांकि इस पानी की सतह पर मौजूद मच्छरों के अंडे तैर रहे होते थे। किस्सा मुख्तसर, मेरी जान तोड़ कोशिशों के बावजूद मलेरिया का मर्ज मजदूरों में फैलता चला गया। मैं भला क्या करता? मैं कोई डॉक्टर ना था कि इनका इलाज करता रहता।
फिर भी मुझसे जो हो सका करता रहा, यहाँ तक कि कोनैन का जखीरा खत्म हो गया और फिर मजबूरन मुझे हुकूमत को खत लिखने पड़े कि अगर चंद रोज तक किसी डॉक्टर का इंतजाम ना किया गया तो इन मजदूरों में से कोई भी जिंदा ना बच सके। मजदूरों की तीमारदारी और इनकी सेहत बरकरार रखने की मसाइल पर मेरा इतना वक्त सर्फ होने लगा कि सैरो शिकार की तरफ तबीयत रागिब ही ना हो। हालांकि इस इलाके में शिकार की कसरत थी। इस इलाके में जा बजा वसी जौहर थे जहाँ मुर्गाबियाँ कसरत से मिलती थीं। हाशिम कभी कभार मौज में आता तो चंद मुर्गाबियाँ मेरे लिए शिकार कर लाता। दरिया मिलान के गहराई में खूनख्वार मगरमच्छ हजारों की तादाद में तैरते रहते थे और फिर 3 मील दूर फलकबोस पहाड़ियों हिरन, जंगली भैंसे, बारहसिंगे, गैंडे, चीते और शेर। मगर किस्मत देखिए कि फिल्मिंग में आने के 2 माह बाद तक मुझे शिकार की किसी मुहिम पर जाने का मौका नहीं मिला। हाशिम बार बार मुझे तरगीब देता कि आका किसी रोज शिकार को चलिए, हमारी राइफलों को अब जंग लगने लगा है, मगर मैं हंसकर टाल देता। कुली और मजदूर इससे बेहद खुश थे क्योंकि वो 2 मरतबा बारहसिंगा शिकार करके लाया था और इसका गोश्त इसने मजदूरों में तकसीम कर दिया था। सारा दिन वो बाहर जंगल में या दरिया के किनारे घूमता रहता। यहाँ अपनी नई राइफल के जौहर दिखाने का बड़ा ही अच्छा मौका था। रोजाना ही शाम को जब वो वापस आता तो गैंडों, चीतों और मगरमच्छों की दास्तान सुनाता जो इसकी राइफल का निशाना बनते बनते बच गए थे। आखिर वो दिन भी आ गया कि मुझे मजदूरों और कुलियों के इलाज मुआवजे से फुर्सत मिली, यानी वो डॉक्टर जिसका इंतजार था आ गया था। और सच पूछिए तो इससे मिलकर मुझे हकीकी मुसर्रत हुई थी। बड़ा ही खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान था। चंद ही रोज में इसने मजदूरों पर ऐसा जादू किया कि सब इसका कलमा पढ़ने लगे और इसकी हिदायत पर पूरी तरह अमल पैरा हो गए। मच्छरों को मारने के लिए कुछ साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल किए और दूर दूर तक इनकी जितनी आबादियां और अंडे बच्चे थे सबको खत्म कर दिया। डॉक्टर मुझसे जल्दी ही बेतकल्लुफ हो गया और रात को खासी देर तक हम इधर उधर की गपशप करके दिल बहलाने लगे। और जब इसने मुझे बताया कि वो भी शिकार में दिलचस्पी रखता है तो मुझे और भी खुशी हुई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जानवरों और दरिंदों की नफ्सियात के अलावा ये शख्स इल्मुल इंसान का बड़ा माहिर था और चूंकि जावा और सुमात्रा में अरसा दराज तक रह चुका था इसलिए इन जजीरों के ना सिर्फ चप्पे चप्पे से वाकिफ था बल्कि बाशिंदों की आदात और खसाइल, इनकी रस्म रिवाज और जबान से भी खूब आगाह था। अब रोज जब हम दोनों अपने खेमों में बैठे कॉफी पी रहे थे तो डॉक्टर ने हस्बे मामूल अपने तजर्बात की दास्तान का आगाज कर दिया और एक ऐसी अजीब कहानी सुनाई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ उसने सुनाया इसमें कोई शक नहीं कि पहले भी मुख्तलिफ लोगों से मैं सुन चुका था, मगर महज मन घड़त किस्से समझकर मैंने ऐसे वाक़यात पर ज्यादा गौर देना मुनासिब नहीं समझा था। मगर जब डॉक्टर ने तफसीलात मुझे वही कहानियाँ सुनाई तो पहली मर्तबा मुझे एहसास हुआ कि वाकई इन दास्तान की तय में कुछ न कुछ हकीकत का आंसर मौजूद है। किस्सा ये था कि अनाई के पहाड़ी जंगलों में जो कोसों मील में फैले हुए हैं ऐसा कस्बा पाया जाता है जो इंसानों का खून पीता है और गोश्त खाता है। अगरचा इस आदमखोर कबीले के अफराद बहुत कम है लेकिन इनकी दहशत इस कदर फैली हुई है कि कोई भी और जो भोला भटका वहाँ जाता है कभी वापस नहीं आता। ये आदमखोर लोग अकेले की ताक में रहते हैं और बाज़ औक़ात बस्तियों में आकर औरतों और बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई आदमखोर रात की तारीकी में किसी झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देता है और जो ही कोई आदमी या औरत दरवाजा खोलता है तो आदमखोर और झपट कर इसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि इसका ताकुब किया जाए वो अपने शिकार को लेकर जंगल की तारीकी में गायब हो जाता है। ये आदमखोर इस कदर शाहजोर और फुर्तीले हैं कि बैक वक्त 2 आदमियों को उठा लेना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं। इस मौके पर डॉक्टर ने जो दास्तान सुनाई वो आप इसी के अल्फाज में सुनिए अगली किस्त में। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल हाशिर वॉइस जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।